नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरुकुल पर, जहां हम आज करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर। तो आज का जो टॉपिक है वो है टैक्स स्ट्रक्चर अर्थात कर संरचना से संबंधित है। इससे संबंधित जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उन इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उन सभी को इस PDF के माध्यम से हम आज रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए रिवीजन करते हैं। नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिकों से जो शुल्क लिया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। तो टैक्स के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि नागरिकों को विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं और सुविधाओं प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा जो शुल्क लिया जाता है उसे ही क्या है? टैक्स या कर कहते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ से कि भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? तो पहली बार आयकर का जो आरोपित किया जाता है तो वो होता है 24 जुलाई 1860 को। 24 जुलाई 1860 में पहली बार भारत में आयकर लगाया जाता है। इसीलिए भारत को प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इससे दो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं कि आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो उसकी डेट है 24 जुलाई। 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पहली बार ये जो आयकर का प्रावधान किया गया था वो कब किया गया है? तो वो किया गया था 1860 में 24 जुलाई के दिन। इसी कारण इस दिन क्या है? आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकार की आय के 3 सबसे बड़े स्रोत कौन कौन से हैं? तो सरकार को जो प्राप्त होने वाली आय है उसमें 3 सबसे बड़े स्रोतों में है। एक तो है वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, दूसरा होता है निगम कर और तीसरा होता है आयकर। तो वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर तथा आयकर जो हैं ये 3 सबसे बड़े स्रोत होते हैं आय के। तो वस्तु एवं सेवा से 23% प्राप्त होता है, निगम कर से 19% तथा आयकर से लगभग 16%। ये अभी जो है करंट का डाटा नहीं है, ये थोड़ा ओल्ड डाटा है, लेकिन लगभग इसी तरह के अभी ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए हैं। नेक्स्ट आता है कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो वो है वित्त मंत्रालय। सरकारी व्यय खर्च को जो नियंत्रित करता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो वो होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट है कि कृषि आय का सबसे पहले कहाँ और कब लगाया गया? तो कृषि आयकर जो है सबसे पहले लगाया जाता है बिहार में 1938 ईस्वी में। शराब पर उत्पाद कर मतलब एक्साइज ड्यूटी किसके द्वारा लगाया जाता है? तो शराब पर जो एक्साइज ड्यूटी होती है, उत्पाद कर लगाया जाता है, वो लगाने की जिम्मेवारी होती है राज्य सरकार के द्वारा। संशोधित मूल्य वर्धित कर अर्थात रिवाइज्ड वैल्यू एडेड टैक्स का संबंध किससे है? तो संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध होता है उत्पाद कर से। किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है उसे वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स अर्थात कराघात। किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है उसे कहते हैं कराघात। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर अर्थात वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो है हरियाणा, जिसने 2005 में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर को लागू किया था। अगला आता है भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर का समावेश कब किया गया था? तो ये किया गया था 96-97 में। 1996-97 में भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर का समावेश किया गया था। सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 30% से घटाकर 22% कर दिया था। इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट दी गई थी। अगला प्रश्न है कि 14वें वित्त आयोग 14th वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 2015 से 2020 के दौरान कितने प्रतिशत की सामान्य GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? तो ये ओल्ड डेटा है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्नों की ओर।
वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो जो वित्त आयोग है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के 280 अनुच्छेद में किया गया है, तो यह क्या है? एक अर्ध न्यायिक संस्था है। क्रिस जोत कर का सुझाव किस समिति ने कब दिया था? तो क्रिस जोत का सुझाव जो है वो देती है KN राज्य समिति और समय था 1972। KN राज्य समिति ने 1972 में क्रिस जोत कर का सुझाव दिया था। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो अधिकतम सीमा होती है 10 लाख रुपए। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा जो है वो है 10 लाख रुपए। भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में आयकर इनकम टैक्स की शुरुआत की गई थी जेम्स विल्सन ने। वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता क्या कहलाता है? वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है वही कहलाता है इनकम टैक्स अर्थात आयकर। निगम कर अर्थात कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है? तो कॉर्पोरेट टैक्स जो है निगम कर वो घरेलू एवं विदेशी दोनों ही कंपनियों पर लागू किया जाता है। अक्टूबर 2019 में या उसके बाद स्थापित होने वाली तथा 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों के लिए निगम कर की आधार राशि 25% से घटाकर 15% कर दी गई है। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो आयात और निर्यात पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे कस्टम ड्यूटी के रूप में जाना जाता है अर्थात सीमा कर। नेक्स्ट है कि आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो NC केलकर समिति ने आयकर अधिनियम धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा की थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI जो है इसमें वित्त का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो इसमें वित्त का प्रमुख स्रोत है सेस अर्थात उपकर। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर उपकर कहलाता है। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर जो होता है उसे ही सेस या उपकर कहते हैं। सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद कर, सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो वो हैं अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर NK सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट आते हैं कि व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुएं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? तो कहलाता है sin टैक्स। व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला टैक्स वो है sin टैक्स। अगला आता है स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क का आरोपण केंद्र सरकार करती है तथा संग्रह और नियोजन जो है ये राज्य सरकार करती है। जो स्टाम्प शुल्क होता है ये लगाया तो केंद्र सरकार के द्वारा जाता है, लेकिन इसका जो संग्रहण होता है वो राज्य सरकार करती है। जब आय में वृद्धि होने के साथ साथ उस पर लगने वाले कर की दर में भी वृद्धि हो तो उसे प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। अगर किसी की इनकम बढ़ रही है और उसमें टैक्स की रेट भी बढ़े तो उसे प्रगतिशील कर कहते हैं। जैसे भारत में लगाया जाता है कि जो 10 लाख तक के लिए अलग से टैक्स की रेट होती है, फिर 20 लाख में अलग, 30 लाख में, तो इस तरह से क्या होता है, इसे प्रगतिशील कर की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है कि पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया? तो सेवा कर पहली बार शुरू होता है 1994-95 में। वर्ष 2020-21 में केंद्रीय आय में केंद्रीय उत्पाद शुल्क का योगदान कितने प्रतिशत है? तो 2021 में केंद्रीय आय में केंद्रीय उत्पाद शुल्क का 7% का योगदान होता है।
कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? तो कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त जो टैक्स होता है उसे सरचार्ज या अधिभार के नाम से जानते हैं। 14वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में राज्यों का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो 14वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में राज्यों का हिस्सा 42% है। आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं? तो जब आर्थिक मंदी चल रही हो देश के अंदर तब उस दौरान कर की दरों में कटौती करना, सरकारी व्यय को बढ़ाना, मूल्य वर्धित कर को लागू करना, कर दरों में कटौती करना तथा सरकारी व्यय को बढ़ाना, यही कार्य किए जा सकते हैं आर्थिक मंदी के दौरान सरकार के द्वारा। मूल्य वर्धित कर को लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन है? तो मूल्य वर्धित कर अर्थात वैल्यू एडेड टैक्स जो वैट लगता है उसको लागू करने वाला अंतिम राज्य था उत्तर प्रदेश। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? तो भारतीय जीएसटी मॉडल जो है वो कनाडा के वैट मॉडल पर आधारित है। किस देश ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था? तो पहला देश जिसने जीएसटी को लागू किया तो वो है फ्रांस, जिसने 1954 में 1954 में जीएसटी को लागू किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद अर्थात जीएसटी काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया? तो जीएसटी काउंसिल की गठन का जो प्रावधान है वो है आर्टिकल 279A अनुच्छेद 279A के अंतर्गत संविधान में जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू है? तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया था, जिस समय भारत के वित्त मंत्री जो थे अरुण जेटली थे। वर्ष 2021 में 2020-2021 में केंद्र सरकार से के कर आगमन साधनों में सबसे बड़ा स्रोत कौन है था? तो चाहे 2020-21 की बात हो या अभी 24-25 की बात हो, इसमें भी आगम साधन अर्थात जो आय का सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन है? तो वो जीएसटी ही है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं तथा केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्यों के वित्त मंत्री प्रतिनिधि जिन्हें नामित राज्य शामिल करें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। तो जो जीएसटी परिषद होती है इसके अध्यक्ष के रूप में कौन होते हैं? तो इसके पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं तथा जो केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं और राज्यों के मंत्री होते हैं ये इसके प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो काले धन को सफेद अर्थात अवैध धन को वैध करने की जो प्रक्रिया होती है उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया टैक्स लगाया गया? तो मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के लिए जो टैक्स लगाया गया था वो था एंजेल टैक्स। एंजेल टैक्स के द्वारा वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से एक नया टैक्स लगाया जाता है। कौन सा नियम कर चोरी करने वालों की पहचान करता है? तो ये नियम है गौर, जिसे जनरल एंटी एवाइडेंस रूल्स के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा क्या है कर चोरी करने वालों की पहचान की जाती है। लाफर बक्स लाफर वक्र जो है क्या प्रदर्शित करता है? तो लाफर वक्र जो सिद्धांत संबंधित है वो संबंधित है कर संरचना से, कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध से। कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है लाफर वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो प्रत्यक्ष करों की जो प्रवृत्ति है वो प्रगतिशील कर की है। और अप्रत्यक्ष कर किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी प्रवृत्ति के होते हैं। तो प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील प्रवृत्ति के हैं जबकि अप्रत्यक्ष कर जो है वो प्रतिगामी प्रवृत्ति के हैं। भारत में मूल्य वर्धित कर किस समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया? तो भारत में मूल्य वर्धित कर जो है वो असीम दास गुप्ता समिति की सिफारिश पर मूल्य वर्धित कर को लागू किया गया। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? विवाद से विश्वास योजना का संबंध विवादित कर राशि का भुगतान करने से होता है। भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए बनी समिति को आर.जे. चिल्लैया थे। भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो थे चिल्लैया, आर.जे. चिल्लैया।
अगला आता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का गठन कब किया गया? तो CBDT का जो गठन है वो किया गया था 1963 में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड टैक्स। इष्टतम करारोपण, ऑप्टिमल टैक्सेशन का सिद्धांत किससे ने प्रतिपादित किया? तो इष्टतम करारोपण, ऑप्टिमल टैक्सेशन का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया रैमसे ने। अनुत्पाद कर किसे कहते हैं? अनुत्पादक कर जो है वो अप्रत्यक्ष करों को कहते हैं। बैट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बैट सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किया गया था एफ वॉन सीमेंस ने। आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना किस प्रकार के करारोपण का विशिष्ट गुण है? तो आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना जो है वो प्रगतिशील करारोपण का विशिष्ट गुण है। समसामयिकी कर की श्रेणी में कौन से कर आते हैं? समसामयिकी कर की श्रेणी में आते हैं उपकर और अधिभार। उपकर अर्थात सेस, अधिभार अर्थात सरचार्ज। तो सेस और सरचार्ज जो हैं वो समसामयिकी कर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में संपदा कर तथा संपत्ति व उपहार कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? भारत में संपदा कर तथा संपत्ति व उपहार कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? प्रोफेसर केल्डार ने। केलकर समिति किससे संबंधित है? तो केलकर समिति संबंधित है प्रत्यक्ष परोक्ष करारोपण में सुधार से। मोड बेट तथा सिन बेट, मोड बेट तथा सिन बेट किससे संबंधित है? तो मोड बेट और सिन बेट का संबंध है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। राज्य स्तर पर बैट किस कर के स्थान पर लागू हुआ था? तो राज्य स्तर पर बैट जो है किस कर के स्थान पर लागू हुआ था? तो वो लागू हुआ था बिक्री कर। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, फ्रिज बेनिफिट टैक्स कब प्रारंभ किए गए थे? तो वर्ष 2005-06 में जो है बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्रिज बेनिफिट टैक्स प्रारंभ किए गए थे। करदाताओं की पहचान हेतु स्थायी खाता संख्या अर्थात पैन के स्थान पर करदाता पहचान संख्या TIN प्रारंभ करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये समिति थी जे चिलैया, राजा जे चिलैया समिति ने, जिसने करदाताओं की पहचान हेतु स्थायी खाता नंबर PAN के स्थान पर करदाता पहचान संख्या अर्थात TIN प्रारंभ करने का सुझाव दिया था। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नीचे दिया है कि बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभावों पर आरोपित कर की फाइगोबियन कर कहते हैं। तो आज की क्वेश्चन श्रृंखला में हमने कर से संबंधित जितने भी कर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसका हमने रिवीजन कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।